हड्डियों और जोड़ों की और मसल्स की जो नशोनुमा है वो खुराक के अलावा एक आपकी जो एक्टिविटी लेवल है उसके ऊपर मुनहसर है। एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, अगर आप लेटे रहते हैं फॉर एनी रीज़न वो मुनासिब नहीं है। आप एक्टिव रहेंगे तो आपकी हड्डियां जोड़ मजबूत रहेंगे। एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट। अगर एक मशीन जो है अगर आप नहीं इस्तेमाल करते, पड़ी रहती है, जिसका आप कुछ अर्सा नहीं चलाएंगे उसको, तो उसके जो पुर्जे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जाम हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप एक इंसान को लटा दें, वो चले फिरे ना, तो उसके पट्टे भी कमज़ोर होंगे, पट्टे कमज़ोर होंगे, बोन कमज़ोर होगी, मोटापा शुरू हो जाएगा, तो उससे आपकी एक्टिविटी लेवल मज़ीद कम होगा। इस्तेमाल ना करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता जोड़ का जो कैप्सूल या उसकी झिल्ली ऊपर वाली होती है स्टिफ हो जाएगी। जब वो स्टिफ हो जाएगी आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, दर्द शुरू हो जाएगी। वेलकम टू आपका मॉलेज पॉडकास्ट, जहाँ पे मेडिकल फील्ड और हेल्थ केयर से रिलेटेड इनोवेशंस को हम एक्सप्लोर करेंगे थ्रू एक्सपर्ट्स इनसाइट्स। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर मोहम्मद तारिक सुहेल, जो कि ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हैं, और ये मोबिलिटी, मस्कुलोस्केलेटल और स्पाइनल इश्यूज़ को ट्रीट करते हैं, सर्जरी करते हैं और अपनी पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। करंटली ये प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर में। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे स्पाइनल हेल्थ, बोन हेल्थ के बारे में और इनके इश्यूज़ के बारे में, और बहुत ही कारआमद और इजी टू अप्लाई टिप्स और एडवाइसेस जो कि डॉक्टर साहब हमें देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। बात करते हैं, जैसे आजकल बहुत कॉमन मसले चल रहे हैं, जोड़ों का दर्द। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल बच्चे जो हमारी यंग जनरेशन है, बहुत ज़्यादा उनका जो भी काम है इवन वो बैठ के करने वाला है, तो बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़, सोशल मीडिया वगैरह, तो उसकी वजह से नेक पेन, कमर का दर्द और बाकी स्पाइनल मसले निकल आते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए? अगर देखा जाए मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ जो है, जिसे कहते हैं कि हड्डियों और जोड़ों की और मसल्स की जो नशोनुमा है वो खुराक के अलावा एक आपकी जो एक्टिविटी लेवल है उसके ऊपर मुनहसर है। जैसे आप चलते फिरते हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी, खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, आपके मसल बिल्डअप होते हैं, आपकी बोन्स बिल्डअप होती हैं, बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं और जोड़ आपके ठीक रहते हैं। अगर आप इसके साथ अगर खुराक भी ठीक रखते हैं तो ये अच्छा सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बन जाता है, जिसमें अच्छी खुराक, जिसमें दूध और दही इस्तेमाल हो और उसके प्रोटीन्स शामिल हों उसके अंदर, और उसके साथ आप फिज़िकली एक्टिव रहें, खेल कूद में, स्कूल में, कॉलेज में आप हिस्सा लें, उससे आपकी हड्डियां बेहतर और मजबूत रहेंगी। हड्डियों का जो या जिस्म की जो नशोनुमा है या ग्रोथ जिसे कहते हैं, वो तकरीबन ख़वातीन में या लड़कियों में 12, 13, 14 साल तक ठीक ठाक ग्रोथ रहती है, उसके बाद थोड़ी सी आहिस्ता हो जाती है। जी। लड़कों में इसी किस्म की जो ग्रोथ है वो तकरीबन 12, 14 साल के बाद थोड़ी सी कम हो जाती है। उन्होंने जितनी हाइट, जितनी स्ट्रेंथ, जितनी बोन की जो स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर गेन करनी होती वो इस एज तक कर लेते हैं। इसी वजह से जो यंग एज है उसमें ये हम कहते हैं कि भी बच्चे एक्टिव रहें, बच्चे खेल कूद में हिस्सा लें, उनकी आप खुराक ठीक रखें, उसमें प्रोटीन और उसके अंदर दूध, दही और इस किस्म की कैल्शियम वाली चीज़ें ठीक रखें। एक मुतवाज़न खुराक होनी चाहिए जिससे आप उनको नेसेसरी विटामिन्स, प्रोटीन्स और दूसरी अशिया जो हड्डी और जोड़ों के लिए ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी है, वो इनको मिलता रहे। और जैसे वो एक्टिव रहेंगे वो उनकी हड्डियों के भी ऊपर बेहतर असर होगा और वो हड्डियाँ उनकी मजबूत होंगी। मैं आपको बेसिक छोटा सा प्रिंसिपल है जो वो ये है कि हड्डी एक स्टैटिक चीज़ नहीं है कि एक बड़ी सॉलिड कोई स्ट्रक्चर हो। ये डायनामिक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर जो मसल लगे होते हैं, अटैच होते हैं, आप जैसे ही आप चलते फिरते हैं आपकी हड्डियां भी माइक्रो मोशन होती है। और ये जो मसल और हड्डी का जो कॉम्बिनेशन है, इससे आपके जो कुछ
यूँ कहना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होता है बोन के अंदर, जिससे आपका कैल्शियम भी डिपॉजिट होता है, आपकी हड्डी नशोनुमा होती है और आपकी हड्डी मजबूत होती है। इसी वजह से अगर आप देखें कि जो बच्चे या जो ख़वातीन या लड़कियां लड़के जो यंग एज में एक्टिव रहते हैं खेल कूद में, वो बाद में भी उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं और उनके जो एज के साथ जो हड्डियां डिक्लाइन होती हैं या ऑस्टियोपोरोसिस होता है या हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, वो देर में होता है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के या उन बच्चों के या उन लड़कियों के जो सेडेंटरी लाइफ इख्तियार करते हैं, जो सारा दिन बैठे आपने रिमोट के ऊपर टीवी शीवी हर चीज़ की और वहीं पे बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम कर लिया और ओढ़े पोड़े या जो ऑड पोस्चर है उसके अंदर आप बैठे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको हड्डियों को, मसल्स को, जोड़ों को वो स्टिमुलस नहीं मिलता जो एक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। क्योंकि यंग एज में ग्रोथ आपकी होगी जो उतनी ही अच्छी होगी जितनी आप उसके ऊपर एक हद तक उसको एक्सरसाइज के साथ या फिज़िकल एक्टिविटी के साथ आप उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को एक्टिव लाइफस्टाइल इख्तियार किया जाए, उनको मुनासिब खुराक दी जाए। ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि जी आप बैठे बैठे सारा काम कर लें और आपको जाना आना ना पड़े, वो मेरा ख़्याल है इतना सेहतमंद नहीं। इसी तरह ख़ुराक में ये जो फ़ास्ट फूड हैं, इन्होंने हमारा बड़ा काम ख़राब किया बच्चों का। वो दूसरा जो पांडा जो है, फूड पांडा फूड पांडा बेसिकली इट्स डिजीज़ एंड बेसिकली ये एक एपिडेमिक ही है। ये दुनिया में हर जगह फूड पांडा है और फूड पांडा ने रात को, किसी को नहीं पता होता कि रात को 2 बजे वो फ़ोन पे ही आते हैं, डिलीवर कर जाते हैं, पता चला कि जी वो रात को फूड पांडा। सो बच्चे हमारे जो है विद दिस न्यू कम्युनिकेशन, विद न्यू अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के रात को वो खाना जहाँ से भी आया वो फूड पांडा है, बाकी सर्विसेज हैं जहाँ पे इनकी सहूलत भी है वहाँ पे इनके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि बच्चे उनके वो खाते हैं जो मेजॉरिटी वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर रिच होता है, उसके अंदर प्रोटीन कंपैरेटिवली कम होती है और वो एक मुतनासिब खुराक नहीं होती। इट कैन बी टेकन कि जी आप थोड़ा सा मज़े के लिए, चस्के के लिए हफ्ते में एक आध दफ़ा खा लें, मगर नॉट एवरी डे और नॉट मैनी टाइम्स अ डे। आजकल के बच्चे वो शवारमा खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, फ़ास्ट फूड दूसरी किस्म का, और इतनी वो खुल गई आउटलेट्स हर किस्म की कि वो इट्स अ वेरी ईजी और इसको मुश्किल है वालिदैन के लिए कंट्रोल भी करना। तो मेरे ख़्याल में वालिदैन को ये समझना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है वो लाना चाहिए कि भी आपने ये खुराक खानी है, इतना आप लें और इस किस्म की खुराक लें और चलें फिरें, एक्टिव रहें, बैठना नहीं, ना काम करते वक्त चलें फिरें, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल इख्तियार करें तो वो बेहतर रहेगा। एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर एक आपका बैंक है, बैंक के अंदर जितने पैसे होंगे, जितनी सेविंग की हो उतनी लंबी चलेगी। इसी तरह हड्डियां और मसल जितने स्ट्रॉन्ग होंगे यूथ में, यंग एज में, उतने ही वो देर पा रहेंगे, उतने ही वो मस्बत असरात होंगे आपकी डेली एक्टिविटीज़, आपकी डेली हेल्थ और आपकी जो लंजीविटी और बोन की स्ट्रेंथ या मसल स्ट्रेंथ है वो ओवर द पीरियड खासी दूर तक चलेगी। अगर आप उसे इतना स्टिमुलस ही नहीं देंगे हड्डियों जोड़ों को और इतनी खुराक ही उनको मुहैया नहीं करेंगे तो उससे वो हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, कमज़ोर रहेंगी, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां भी कमज़ोर, जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाएगा, जल्दी टूट जाएंगी और मसल भी आपके इतने नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से मेरे ख़्याल में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है हड्डियों और जोड़ों के ऊपर। बहुत ही दिलचस्प बात आपने की है, आई गेस हमारी ऑडियंस ज़रूर इससे कनेक्ट करेगी। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने यंग जनरेशन को तो हमने टारगेट कर ही लिया, अब जो ऑफिस वर्कर्स हैं जिनका काम ही अब बैठ के कंप्यूटर के आगे, सिस्टम के आगे बैठ के करने वाला है 9-10 घंटे तक, तो वो ऑफिस में क्या चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जिससे उनकी बोन हेल्थ पे इम्पैक्ट ना पड़े उस तरह? नहीं, देखिए फिर वही आता है कि आप अगर
ऑफिस वर्कर हैं या आईटी के शोबा से मुंसलिक हैं जी तो जी उसमें लॉन्ग आवर सिटिंग होती है, मगर लॉन्ग आवर सिटिंग का मतलब ये नहीं कि 8-9 घंटे आप कुर्सी के ऊपर जुड़ के बैठ जाएं। आप घंटे 1.5 घंटे बाद आप उठें, दफ्तर का एक चक्कर लगाएं, दूसरी फ्लोर पे जाना हो वो जाएं। आप अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखें। और दूसरा, सुबह जाने से पहले अगर मौका मिले सुबह उठने वक्त या शाम को आप थोड़ी सी वॉक करें, चलें फिरें। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई दौड़ ही लगानी है, मगर आप वॉक करें बाहर, चहलकदमी घर के बाहर या नज़दीकी जो भी पार्क वगैरह है वहाँ जाके थोड़ी सी वॉक शॉक करें। नॉट नेसेसरीली कि आपने कोई डंबल ही इस्तेमाल करने या कोई बॉडी बिल्डिंग वाला नहीं। आई थिंक एक आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। नॉट नेसेसरीली कि आप जिम में जाएं या इस किस्म की एक्टिविटी लेवल जो है, चाहे यहाँ से उठ के आप किचन में जाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बजाय इसके कि आप यहीं हुक्म दें कि जी मुझे चाय दूध इधर ही दे दें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस मामले में ये जो बुज़ुर्गों को हम करते हैं ना कि जी हमारे वालिदैन बुज़ुर्ग जो हैं वो अगर उनको चाय वाय या किसी चीज़ की ज़रूरत है आप उनको ख़ुद जाके देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, एहतराम है, इज़्ज़त है, उनकी कदर मंज़िलत है, वो अपनी जगह पे है। मगर उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो ख़ुद भी अगर वो उठ के आराम से सेफली आ जा सकते हैं घर के अंदर, तो उनको इनकरेज करें कि वो ख़ुद ले आएँ, या उनको मना ना करें कि जी हर चीज़ उनके वहीं पे, क्योंकि उनकी एक्टिविटी लेवल उस एज के और उस उनकी तकालीफ़ के मुताबिक उतनी होनी चाहिए कि वो सारा दिन बैठे ना रहें, लेटे ना रहें। आप उनको थोड़ा बहुत इनकरेज करें वन वे और दी अदर कि मूव करें, घर के अंदर, कमरे के अंदर, घर के बाहर, लॉन में या लाउंज में, तो जहाँ भी उनका है वो चलते फिरते रहेंगे, उनकी हड्डियाँ बेहतर हालत में रहेंगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, अगर आप लेटे रहते हैं फॉर एनी रीज़न, चाहे आप लेट बैक हैं, चाहे आप बिल्कुल आपका जो एटीट्यूड लाइफ में है कि जी ठीक है आराम से बैठे रहो, या खुदा ना करे किसी वजह से आप लेटे रहते हैं, जो बीमारी भी है, या अदरवाइज़ आपका जॉब ऐसा है कि आप सारा दिन बैठे, वो मुनासिब नहीं है। जैसा मैंने कहा है कि हड्डियों जोड़ों की जो सेहत है वो आपकी एक्टिविटी से मुंसलिक है। तो आप एक्टिव रहेंगे तो आपकी हड्डियां जोड़ मजबूत रहेंगे, आपकी मसल भी स्ट्रांग रहेंगे, आपकी हड्डियां भी बेहतर रहेंगी, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी, और आप एक बेहतर शेप में रहेंगे, बजाय इसके कि आप सारा दिन बैठे रहें। तो उससे नॉट ओनली मसल वीकनेस वगैरह, मोटापा, बॉडी वेट बढ़ जाता है, जिसको बाद में उतारना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। जैसे आपने भी पहले बात की थी ऑस्टियोपोरोसिस की, तो किस तरह प्रिवेंट करें हम वो वीक बोन्स को, और मतलब जैसे आपने बताया कि डाइट इम्पैक्ट करती है, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट हमारा इम्पैक्ट करता है, क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस ये बीमारी नहीं है, ये एक आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो होना होता है औरतों में भी और मर्दों में भी। जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बोन, मसल्स, जॉइंट, हर चीज़ उसके एज के साथ वो बढ़ती रहती है, और उसके साथ नॉट ओनली कि उसकी शेप और स्ट्रक्चर चेंज होती, मगर उसकी बोन की जो स्ट्रेंथ है, मसल स्ट्रेंथ है, मसल वॉल्यूम है, और उसकी जो मसल की जो अपनी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी बढ़ती। इसी तरह हड्डी जो है, हड्डी भी लेंथ में बढ़ेगी, चौड़ाई में बढ़ेगी, उसके जो मुख्तलिफ जो पोर्शंस होते हैं जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, और इसी तरह जो अंदर जो भुरभुरी हड्डी एक होती है जिसे कैंसरस बोन कहते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। मगर ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं यंग एज में आपके जो हार्मोन्स भी हैं, जिसमें आपकी खुराक है, आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी है। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इसमें ये चलते फिरते रहेंगे तो आपकी हड्डियाँ ठीक रहेंगी। मगर जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है तो ख़वातीन में पर्टिकुलरली वो जो हार्मोन्स जो हड्डी की मजबूती के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एस्ट्रोजन है, वो ख़त्म डिक्लाइन हो जाते हैं, जिसमें मेनोपॉज शुरू हो जाता है। इसके बाद आपकी जो हड्डी को मेंटेन रखने का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अपार्ट फ्रॉम एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन, वो एलिमिनेट या डिक्लाइन हो जाए, जिससे आहिस्ता आहिस्ता हड्डी की स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ी सी नरम पड़ जाती है, जिसमें वो
हड्डी टूटने का ख़तरा होता है। सो इसे जो ऑस्टियोपोरोसिस है एक एजिंग प्रोसेस है, जिसका मतलब ये बीमारी नहीं है, मगर इसके जो असरात हैं वो इतने होते हैं कि उसका इलाज करना पड़ता है। जैसे आप गिर जाएं तो आपकी हड्डी टूट जाएगी बड़ी जल्दी। आप गिर जाएं या आप ना भी गिरें तो आपका जो कहते हैं कि जी पाँव नीचे फंस गया था, ऐसे पाँव नहीं फंसता, वो हड्डी अपने वजन से टूट जाती है। अच्छा। वो चोट नहीं लगती, वो किसी जगह पाँव अटकता नहीं है या कोई और ट्विस्ट नहीं होता पाँव को, वो आपकी हड्डी टूट जाती है आपके वजन से ही, इतनी कमज़ोर हो गई होती। तो आपका जो आपको ऐसे लगता है जैसे कुछ हो गया, नीचे कुछ पाँव फंस गया कहीं या पाँव कहीं पे अटक गया, ऐसा नहीं होता। और यही उसके कह लें कि फॉल आउट्स हैं या उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस का, आपकी हड्डी टूट जाती है और आपको फिर उसका कोई ना कोई इलाज करना पड़ता है। सो बेसिकली आप उसको इलाज फ्रैक्चर का नहीं करते, फ्रैक्चर का भी करते हैं, मगर साथ में ऑस्टियोपोरोसिस का भी इलाज शुरू करना पड़ता है और होना चाहिए और होता भी है। तो आप कहें कि जी ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, वो इस तरह के आप अपना, जैसे मैंने कहा है कि यंग एज में इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू फिज़िकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कि आप खेल कूद में हिस्सा लें, आपको एक्टिविटी लेवल सर्टेन हद तक मेंटेन रखें, जिसकी वजह से आपके मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपकी बोन भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और इसमें आपका खुराक अच्छी रहे, मतवाज़न खुराक, इसमें एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो ना लें, प्रोटीन लें और एक्टिव रहें और दूध और दही का वाफर इस्तेमाल करें। तो वेट आपका मुतनासिब जो एज के साथ है, वो ट्राई टू मेंटेन द सेम डिग्री ऑफ प्रोपोर्शनेट वेट एंड बैलेंस जो भी होता है ना, उससे आपका ठीक रहेगा। जैसे ही आपकी उम्र गुजरती जाती है, जैसे 18-20 साल के बाद हड्डियां जो है ना, वो जो आपने स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर गेन कर लिए, फिर वो कुछ रहेगी कुछ अर्सा, मगर जैसे ही हार्मोन चेंज होते हैं तो वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। इसी तरह मर्दों में भी यही प्रॉब्लम है। मर्दों का ऑस्टियोपोरोसिस होना वो थोड़ा सा अमल औरतों से थोड़ा सा डिलेड होता है। अगर ख़वातीन में मेनोपाज शुरू हो जाता है कोई 45, 50 और 55 के दरमियान, 50 एवरेज एज लगा लें, तो मर्द हजरात में तकरीबन 60 के करीब होता है, 10 साल, मगर प्रोसेस वही होता है। उनमें भी वो हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है, उनमें भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, उनमें भी यही फ्रैक्चर होते हैं जो ख़वातीन में होते हैं, उनका इलाज भी यही होता है। ठीक। और प्रिवेंशन का भी अमल यही है कि ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, देयर यूथ, या उनके जो मिडिल एज है 20s, 30s और 40s में, वो अपने आप को एक्टिव रखें, खुराक ठीक रखें, वज़न अपना मेंटेन करके रखें। और जहाँ पे एक सीधी सी बात है, जहाँ पे आप चल के काम कर सकते हैं चल के करें, अगर सीढ़ियाँ चल के ऊपर जा सकते हैं सीढ़ियाँ चढ़ें। हर जगह कोई ज़रूरी नहीं कि लिफ्ट ही लेनी है और कोई आपने ऐसे ही करना है कि जो आपको चलना फिरना ज़्यादा ना पड़े, आपका एक्टिविटी लेवल आपका जो कम ना हो, आप बेहतर यानी कि एक्टिव स्टेट में रखें अपने आप को। तो इसमें जॉब जितने भी आते हैं जिसमें सेडेंटरी जॉब हैं, आपने दफ्तर वाला जॉब है, आप ज़रूर उसमें करें, मगर उसमें घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे बाद आप उठ के चलें फिरें, चक्कर लगाएं, किसी न किसी बहाने बाहर निकल जाएं, ऊपर जाएं, नीचे जाएं, चक्कर लगाएं, ताकि एक एक्टिविटी लेवल उसमें आपकी वो एक तो मोनोटनी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा आपका जो है एक्टिव भी रहेंगे, और तीसरा आपका जो है ना, एक दफ़ा एक जगह बैठने से जो बंदा, जो पंजाबी कहते हैं ना, जोड़ी जाता, वो नहीं होता। ठीक हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं कंफ्यूज यहाँ पे थोड़ा सो रही हूँ बेसिकली, कि अब तो इवन 20s में बोन का मसला और ये जोड़ों के दर्द निकल आए हैं, तो ये क्या मसला है, क्यों इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? एक जो है ना जोड़ों की सेहत, जी, ये सारी चीज़ें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो भी है ना, जी, जिसमें पट्टे, बोन और ये जो जोड़ हैं, ये सारे एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट। अगर एक मशीन जो है अगर आप नहीं इस्तेमाल करते, पड़ी रहती है, जिसका मकसद ये है कि इसने चलना है, आप कुछ अर्सा नहीं चलाएंगे उसको, तो उसके जो पुर्जे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता
जाम हो जाएंगे, उनके अंदर डेबरी इकट्ठा हो जाएगा, उनके अंदर कोई ना कोई रुकावट आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप एक इंसान को लटा दें, वो चले फिरे ना, तो उसके पट्टे भी कमज़ोर होंगे, पट्टे कमज़ोर होंगे, बोन कमज़ोर होगी, लेटा रहेगा, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगी, वो खाए पिएगा कम, और जो खाए पिएगा वो इतना कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि आपकी एक्टिविटी लेवल कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपने स्लो डाउन की हुई है, जिसकी वजह से आप खाएंगे ज़रूर, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएगा। एंड वो इकट्ठा होने के लिए पेट की जो बेली है उसके अंदर आपका मोटापा शुरू हो जाएगा। मोटापा शुरू हो जाएगा तो उससे आपकी एक्टिविटी लेवल मज़ीद कम होगा, आपका पोस्चर ख़राब होगा, आपके जोड़ ख़राब होंगे, और पोस्चर और जोड़ होने से वो जोड़ जो नहीं ख़राब होने, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर स्ट्रेस जो है एबनॉर्मल पड़ेगा, और उसके ऊपर स्ट्रेस जो है वो एक्सेसिव पड़ेगा और मोर कंसंट्रेटेड एक सम पॉइंट्स के ऊपर होगा, जिसकी वजह से वो जोड़ आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने। और दूसरा, अगर जोड़ आप इस्तेमाल नहीं करते तो वो उनकी सपलनेस जो होती है, लचक, नरम जो होता है जोड़, आप एक मूवमेंट के लिए जब आप इसको जोड़ों को इस्तेमाल करते हैं, इनकी एक लिमिट होती है, और उस लिमिट के अंदर ये जोड़ बग़ैर किसी दर्द के, बग़ैर किसी एफर्ट के, बग़ैर किसी फटीग के वो इस्तेमाल होते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप इसको जोड़ को छोड़ दें, इस्तेमाल ना करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जोड़ का जो कैप्सूल या उसकी झिल्ली ऊपर वाली होती है स्टिफ हो जाएगी। जब वो स्टिफ हो जाएगी, आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, दर्द शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे बड़ी कॉमन एग्जांपल है, हमारे भाई बहन वगैरह जो लोगों को कहते हैं जी तुसी नमाज कुर्सी से शुरू कर दे, जी जी जी, सीढ़ियाँ ना चढ़ो, ये ना करो, ज़मीन पे ना बैठो। मेरे ख़्याल में ये इतनी सेहतमंद एडवाइस नहीं है। आप नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के अंदर आप शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी उसके मोशंस हैं, आप उसमें देखें तो आप सारे जोड़ आपके इस्तेमाल होते हैं, कमर भी, आपकी बाजू भी, शोल्डर भी, आपकी कलाइयाँ भी, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका घुटना जब आता है, हाथ पे बैठते हैं तो आपका घुटना पूरी तरह मुड़ता है, बिल्कुल जितनी उसकी मूवमेंट की लिमिट होती है वहाँ तक होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो जोड़ों के जो कैप्सूल हैं, घुटनों के और कूल्हे के और टखने के, वो सारे स्ट्रेच होते हैं, वो नरम रहते हैं। और आप देखें दिन में 5 दफ़ा अगर करें, या 5 दफ़ा चलो नहीं भी पढ़ते आप, तो जितनी दफ़ा भी करेंगे आपके जोड़ नरम रहेंगे। तो अगर आप कुर्सी पे शुरू कर देंगे, आप देखें 3 से 6 महीने के अंदर आप 90 डिग्री से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी कि बड़ा अनकम्फर्टेबल सा है, ये इकट्ठा नहीं होता। तो अगर आप उसको परपेचुएट करेंगे कि जी हुन तो बहना कुर्सी दे उत्ते है, इतनी नमाज़ पढ़नी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो 90 डिग्री से ऊपर जाएगा तो दर्द शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो कार्टिलेज होती है ना, जिसे पंजाबी में मुड़कनी हड्डी कहते हैं, ये अल्लाह ताला ने हर जोड़ के अंदर, जिसके अंदर सनोवियल जोड़ जिसे कहते हैं, जिसके झिल्ली होती है, वो कार्टिलेज जो होती है, वो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है या उसकी मुलायमियत जो है, वो इतनी अल्लाह ताला ने अच्छी बनाई कि अभी तक कोई मशीन जो हमारे इंसानों की बनाई उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकी। इवन आर्टिफिशियल जॉइंट वो इतना उसके नज़दीक नहीं जा, नियर इनफ है, मगर वो नहीं उतना बन सका कि इतना जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन हो। तो अगर आपका जोड़ मोबाइल रहता है, चलते फिरते रहते हैं, कार्टिलेज आपकी बेहतर रहेगी, आपकी जो उसकी स्ट्रेंथ भी ठीक रहेगी, और उसकी मुलायमियत जो है वो ठीक रहेगी, जिसकी वजह से आपका जो जोड़ खाते चलते वक्त या काम करते वक्त जो रगड़ खाता है उसमें नुकसान किसी चीज़ को नहीं होगा। और अल्लाह ताला ने दूसरा सिस्टम जो बनाया हुआ है हमारे, आप ये कभी भी ना समझें कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसे कुछ नहीं होता। वेयर एंड टेयर, जिसे शिकस्त व रेख कहते हैं उर्दू में, वो जब से वेट बेरिंग या जब से चलता फिरना बच्चा शुरू करता है तब से शुरू हो जाती है, और वो आखिर तक रहती है जब तक बंदा ज़िंदा रहता है। मगर शिकस्त व रेख के साथ जो उसका बेहतर होने का अमल है, जो खुद ही रिपेयर होता रहता है, खुद ही रिप्लेनिश हो जाता है, वो चलता रहता है। तो वो 40, 50, 60 की उम्र में वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो, जिसकी वजह से जोड़ ख़राब होना शुरू हो जाता है। मगर अदरवाइज़ अगर उससे पहले अगर आपने
वेट गेन कर लिया, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आप इतने एक्टिव नहीं रहे, या खुदा ना करे कोई चोट लग गई किसी वजह से खेलते वक्त, या आपके किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो जोड़ ख़राब हो गया, तो वो दैट कैन बी ए ट्रिगरिंग पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम कई बीमारियां हैं जिसमें गंठिया है, एनक्लोजिंग है, और बाकी बेशुमार तकलीफ़ हैं जिससे जोड़ ख़राब हो सकते हैं, एंड दैट कैन बी ए ट्रिगर पॉइंट के जिससे वो आपकी जो जोड़ों की तकलीफ़ शुरू हो। मगर दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। एक आम फहम का जो एक आम बंदा जो है रन ऑफ मिल, जिसे कोई जोड़ों की तकलीफ़ नहीं है, कोई गंठिया नहीं है, कोई और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर तो उसको एक्टिव रहेगा। अगर वो अपनी एक्टिविटी लूज़ करेगा तो वो जोड़ उसके थोड़ा सा डिटेरिएट होंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं इतनी मिलेगी। क्योंकि चलने फिरने से आपके जोड़ कार्टिलेज भी आपकी ठीक रहेगी, आपका सिनोवियल फ्लूइड जिसे कहते हैं ना, वो जो जोड़ के अंदर लुब्रिकेंट जो होता है वो ठीक रहेगा, और लुब्रिकेंट के अंदर आपकी जो कार्टिलेज की सेहत के लिए जो एंजाइम्स और न्यूट्रिशनल मटेरियल है वो सब मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में एक एवरेज जिसे कोई बीमारी नहीं है उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को एक्टिव रखे, चले फिरे, खुराक मुतवाज़न रखे, और दूसरा मेरे ख़्याल में आउटलुक ज़िंदगी में पॉजिटिव होना चाहिए, और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसे भी हालात में रखा हुआ है ठीक है जी। तो वो ये अल्लाह ताला की देन है कि आपको सेहत अच्छी में रखा, आपको यानी कि अच्छे तरीके से। तो पॉजिटिव आउटलुक मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है अच्छी ज़िंदगी और अच्छी सेहत के लिए। हाँ, ऐसे है। इसमें आई गेस काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर दी, लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आजकल जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को स्क्रीन पकड़ा देते हैं, फ़ोन पकड़ा दिया, टैबलेट पकड़ा दिया और बिठा दिया कि बस बैठ जाओ और कार्टून्स देखो। तो आई गेस अगर आप चाहते हैं एज अ पेरेंट कि आपके बच्चे इस बोन के और स्पाइनल मसलों से और जोड़ों के मसलों से बचे रहें, तो आई गेस उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी में अभी से इंगेज कराएं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल देखें, ये टेलीफोन, आईपैड और बाकी जो डिवाइसेस जितनी आई हैं, जहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है वहाँ पे इनके थोड़े से नुकसान भी, हर चीज़ का फ़ायदे नुकसान होते हैं। तो इसमें बच्चों को शुरुआत में ये नहीं देनी चाहिए कि जी आप अब तो बहुत कॉमन माँ ने कहीं जाना है या माँ किसी और काम में मसरूफ़ है, बच्चा अटेंशन चाह रहा है तो आप उसको टेलीफोन पकड़ा दें, उसके ऊपर वो कार्टून लगा दें, वो बच्चा चुप कर जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा भी समझ जाता है, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। बिल्कुल। वो माँ को ब्लैकमेल करना हो तो वो फटाफट कोई ना कोई पसूड़ी डाल देते हैं, और फिर माँ उसको वो इन चीज़ों, मेरे ख़्याल में ये नहीं होना चाहिए। इनका स्क्रीन टाइम, उनका जो इस किस्म के जो डिवाइस रिलेटेड टाइम है, दैट शुड बी लिमिटेड। जी बिल्कुल। मेरे जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं माशाल्लाह, वहाँ पे स्कूल में ये अलाउड नहीं। इवन मेरी बड़ी बेटी, मेरी ग्रैंड डॉटर जो है वो 11 साल की है, वहाँ पे एक लिमिटेड हद तक की आपको डिवाइसेस का यूज़ है, घर के अंदर भी और स्कूल के अंदर भी, इससे ज़्यादा नहीं है। तो वो स्ट्रिक्ट हैं उसके ऊपर कि जी आपने ये इतने साल तक ये इन डिवाइसेस से दूर रखें। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे पेरेंट्स खुद ही पहले आदत डलवा देते हैं, बच्चों को दे देते हैं, बाद में फिर बच्चा तंग करे वो हमारे तो फिर कहते हैं कि हमारी माओं का कसूर। हाँ जी वो और बच्चे समझ जाते हैं कि माँ को हमने कैसे हैंडल करना। बिल्कुल ऐसे। और वो बच्चे, चाहे वो बच्चे मासूम से लगते हैं, मगर दे आर मच मोर इंटेलिजेंट देन अस। ऐसे ही है। हाँ, और उनको पता है कि माँ को मैनिपुलेट कैसे करना है, भाई को कैसे करना है, फादर को कैसे करना है, तो वो अपनी लगा लेते हैं अपना। तो वो हम भी वालिदैन भी किसी को होते हैं कि भी कुछ ना कुछ आरे लगा दें इनको, तो वो कुछ और काम कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। मेरी ग्रैंड डॉटर्स जो हैं स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं, वहाँ पे बिल्कुल मना है। घर के अंदर भी वो कहते हैं कि ये आपने स्ट्रिक्ट टाइम ही इतना ही करना है। टीवी यहाँ पे तो आके देखती कार्टून सारा दिन देख रहती, मगर वहाँ पे तो हफ्ते में शायद एक आध दफ़ा उनका 1 घंटा होता है बस। इससे ज़्यादा बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। मगर ये एजुकेशन के साथ है, अवेयरनेस के साथ है
कि आप उनको वो पढ़ाएं लिखाएं उस तरफ उनके जो शुड बी प्रोडक्टिव। ये जो कार्टून सारा दिन, और दूसरे अब तो कार्टून भी इतने अजीबोगरीब और बाकी इतनी गेम्स इतनी आ गई कि वो अच्छी नहीं है आपके बच्चों के लिए। ये बहुत ही कॉमन मसला आता है ख़वातीन में बेसिकली कि वो कहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद उन्हें कमर का दर्द निकल आया है या फिर घुटने का दर्द निकल आया। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या स्पेशल केयर या टिप्स उन्हें यूटिलाइज़ करनी चाहिए या इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपने लाइफ में? इसमें कितनी ही चीज़ें हैं। एक तो आपको प्रेगनेंसी का जो है जो प्रोसेस या उसका जो पीरियड है, आप देखें प्रेग्नेंट होने से डिलीवरी तक आपका वज़न भी बढ़ता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। हाँ, और उससे आपका जो स्पाइन के ऊपर है वो उसका पोस्चर चेंज हो जाता है, उसकी वेट बेरिंग एबिलिटी और कैपेसिटी वो चेंज हो जाती है, और उसके बाद उसका पोस्चर चेंज होने से उसके अंदर स्ट्रेसेस भी जो है वो एबनॉर्मल जनरेट होते हैं। फिर प्रेगनेंसी में नॉट ओनली प्रेगनेंसी और बच्चा यूट्रस में पल रहा है, मगर उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है उसमें आया करती हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर डिलीवरी के इर्द गिर्द उनके अंदर हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं जो आपके टिश्यू को रिलैक्स कर देते हैं, उनको इनकी जो स्ट्रेच होने की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होती है जी। अपार्ट फ्रॉम सी सेक्शन वगैरह को तो इससे तल्लक इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि वो सर्जिकल तरीके से आप डिलीवर कर लेते हैं। मगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके जो आपके जो टिश्यूज़ जो हैं उनकी एबिलिटी अल्लाह ताला ने रखी हुई कि हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो एक लिमिटेड पीरियड के अंदर आपके टिश्यू को सारे को एक स्ट्रेच होने में मदद देते हैं। वो कमर के ऊपर भी इफ़ेक्ट होते हैं। कमर के ऊपर जो आपके जो टिश्यू स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेस भी ज़्यादा है, पोस्चर भी ज़्यादा है, तो डिलीवरी के अगर आपके जिसे कहते हैं अगर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है तो डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। जी जी। डिस्क प्रोलैप्स 5% लोगों में, ख़वातीन में थोड़ा बहुत होता है, कुछ में ज़्यादा हो जाता है। मगर आम तौर पे जो पोस्चर की जो चेंज होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर दूसरा, हमारे मुल्क के अंदर अभी तक डिलीवरी के से पहले और डिलीवरी के बाद कोई एक्सरसाइज प्लान नहीं दिया जाता कि आप अपने मसल को ऐसे स्ट्रॉन्ग रखें, आप अपने पोस्चर को ऐसे मेंटेन रखें, और डिलीवरी के बाद अगर आपने पहले डिलीवरी से पहले फिजियोथेरेपी की, मसल को स्ट्रेंथन किया, पर्टिकुलर पेल्विक मसल जो हैं, तो वो आपके बाद में जो मसल वीकनेस है वो बरकरार रहेगी, कमर की भी और पेल्विक मसल की, जिसकी वजह से बाद के आने वाले वक्त में तब्दीलियां आया करती हैं, तो जो किसी भी प्रॉब्लम की पेश खैमा भी हो सकती। इसके अलावा अगर एक प्रेगनेंसी में ये अमल है, अगर रिपीटेड प्रेगनेंसी है तो ये अमल रिपीट होता रहेगा, जिसकी वजह से एक कुमुलेटिव इफ़ेक्ट हो जाता है स्पाइन के ऊपर भी, टिश्यूज़ के ऊपर भी, डिस्क के ऊपर भी, पेल्विक मसल के ऊपर भी। और अगर देखा जाए कि रिपीटेड ये चेंजेस आने के बाद घुटने भी उनके उम्र के साथ कोई बेहतर तो हो नहीं रहे, उम्र के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी शिकस्त तो रहती है। और रिपीटेड प्रेगनेंसी में उनका जो साइकिल है प्रेगनेंसी, वेट गेन, चेंज पोस्चर, हार्मोनल चेंजेस, और उसके साथ आपका जो लिमिटेड आपका चलना फिरना, और डिलीवरी के बाद भी ख़वातीन हमारी फौरी तौर पे एक्टिव नहीं होती, कोई फिजियोथेरेपी वगैरह का कॉन्सेप्ट लंबा चौड़ा नहीं है, तो उसमें ये सारी चीज़ें दे आर नॉट हेल्थी। सो इसलिए आपका जो सारा अमल जो है, अगर तो आपने प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोथेरेपी की, आपने अपने मसल्स का, अपने पोस्चर का, अपनी का ख्याल रखा है, और डिलीवरी के बाद भी आपने एक्सरसाइजें जल्दी शुरू कर दी हैं, तो आप बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरा, डिलीवरी के बाद आपका जो जितना आपने टिश्यू ने वेट गेन किया है वो सारा वो शेड हो जाता है, जिसकी कुछ जो टिश्यू ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं जो जोड़ों को पर्टिकुलरली वो अच्छा असर नहीं होता उनका, जिसकी वजह से वो
जोड़ की दर्द शुरुआत हो सकती है, मगर आम तौर पे नहीं होती, क्योंकि वो ट्रांजिटरी फिनोमेना होता है, वो लंबा चौड़ा नहीं है, परसिस्टेंट नहीं होता, वो आम 2-3 महीने के बाद वो ठीक हो जाता है। अनलेस जो हमारे यहाँ खिलाते हैं कि जी डिलीवरी के वक्त भी बेशुमार उससे पहले वो फैट वाली और कार्बोहाइड्रेट्स वाली इतनी वो खुराक देते हैं, और बाद में भी देते हैं, जिसका कोई साइंटिफिक उसका वो नहीं है। वो बेसिकली आप उनको घी और इस किस्म की चीज़ें और बाकी चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट है ज़्यादा और चीनी है, घी है, और वो खा के आप उतना वो खातून चलती फिरती नहीं है, वो सारा इकट्ठा कहीं ना कहीं तो होना ही है ना। तो फिर वो सारा वेट गेन करने के बाद वो फिर वो आस्ते जाता भी नहीं है, फिर वो वेट कुमुलेट होता है, दोबारा प्रेगनेंसी आ जाती है। तो वो उसके साथ वो जो सारा वेट गेन के साथ जो प्रॉब्लम है वो घुटने के अलावा कमर में भी और सारी चीज़ें। फिर बहुत सारे लोगों को होता है कि जी वो जो टीका लगाया था ना कमर में, उससे कमर की दर्द शुरू हो गई। किसी हद तक हो सकती है, मगर आम तौर पे नहीं होती। अगर आप देखें कि पोस्चर चेंज हो गया, हार्मोनल चेंजेस आ गई हैं, तो इसके अंदर बैक एक थोड़ी बहुत तो शुरुआत हो सकती है। अगर टीका अगर कोई अच्छे तरीके से ना लगा हो, बाज़ का होता है कि कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या बार बार आपको नीडल लगाना पड़ती है, उससे थोड़ी बहुत दर्द होती है, मगर वो वक्ती तौर पे होती है, उसका लॉन्ग टर्म कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो मगर मेरा नहीं ख्याल कि एपिड्यूरल इंजेक्शन जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इट्स अ रिपीटेड प्रेगनेंसी, रिपीटेड चेंज ऑफ पोस्चर, रिपीटेड डिस्क चेंजेस जो इसको ख़राब करती हैं कमर को, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ जो आपकी फ़िटनेस जो है वो फ़िज़िकल प्रोटोकॉल आप फॉलो नहीं करते हैं, तो उससे आपके जो बाकी जो जिस्म के जो पट्टे हैं, पेट के हैं, पेल्विस के हैं, दे विल नॉट रिमेन इन नॉर्मल शेप। और अगर आप पेट के पट्टे अगर आप नरम हैं, आपने इतनी टोन नहीं है, तो ज़ाहिर है कि बेली जो है वो नॉट ओनली कि जो बाहर का फ़ैट है वो भी प्रोमिनेंट हो जाएगा, मगर पेट के अंदर जो फ़ैट होती है वो भी आपको नहीं वो वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, स्टमक वगैरह। तो वो सारी चीज़ें, फिर इसके साथ जो मैकेनिकल चेंजेस आती हैं वो स्पाइन के अंदर, वो इसलिए आती हैं कि जैसे अगर आप खड़े होते हैं तो आपको खड़े होने में, देखने दुखने में, कोई चलने फिरने को मुश्किल नहीं आती, आप थक नहीं जाते, आपको सीधा नज़र आता है। अगर आपका पेट बड़ा हो तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना आगे चला जाएगा, जिसकी वजह से कमर की चेंज होगा, हिप में भी तब्दीली आएगी, घुटनों में भी आएगी। तो आपको उसको कंपनसेट करने के लिए, सीधा खड़ा होने के लिए आपको मसल को ज़्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा पीछे कमर के, और उससे आपके स्पाइन के ऊपर भी असर पड़ेगा। जो सो इट्स ऑल इंटर रिलेटेड और सॉर्ट ऑफ सेल्फ परपेचुएटिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी है कि आप अपना पोस्चर प्रेगनेंसी के दरमियान भी अच्छा रखें, खुराक अपनी ठीक रखें, एक्सरसाइज पहले भी, डिलीवरी से पहले भी करें, पेल्विक एक्सरसाइज और स्पाइनल एक्सरसाइज, और डिलीवरी के बाद भी आपने पेल्विक, एब्डोमिनल और स्पाइनल एक्सरसाइज करनी, ताकि आपका मसल टोन और मसल जो कमर का पोस्चर वो दोबारा वापस आ जाए। अगर वो खुराक अपनी पहले भी ख़राब रखनी, कि जी माँ ने कहा कि जी नानी दादी जो भी वो घर के बुज़ुर्ग जो है ना, वो कहते हैं कि यह खाओ जी, वो बड़ा हैवी खाना या खुराक होती है या सप्लीमेंट होता है, जो मेरे ख्याल में इतना वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता, वो उधर ही इकट्ठा होना शुरू होता है पेट में, और वो मोटापे का, दूसरी प्रॉब्लम्स का सद्देबाब बनता है। तो अगर रिपीटेड प्रेगनेंसी हो तो अव्वल तो मेरा ख्याल है कि 2-3 बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि थोड़े बच्चे सेहतमंद माँ, दे आर गुड सॉर्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, आप उनको पाल अच्छी तरह सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, तो वो बेहतर रहता है। रिपीटेड प्रेगनेंसी, रिपीटेड और मल्टीपल किड्स जो हैं वो मेरा ख्याल है हर किस्म का वो ठीक है, ये अल्लाह ताला की देन है, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने इंसान को भी थोड़ी बहुत समझ भी दी, वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, और बच्चे उतने ही होने चाहिए जितने आप एक गिवन सिनेरियो के अंदर
अच्छे तरीके से पाल सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है आपने इसमें, आई गेस मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बिल्कुल फ़िज़िकल एक्टिविटी का प्लान होना चाहिए। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली अब ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर चेंजेस आएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, तो ये बिल्कुल ठीक है। बाहर के मुल्कों में ये जो होती ना प्री डिलीवरी जो भी सेशंस होते हैं, वो घर में आके या अस्पताल में आके वो एक्सरसाइज सिखाते हैं और बाद में भी मेक श्योर कि वो एक्सरसाइज ख़वातीन करें और उससे उनकी स्ट्रेंथ, मसल टोन और उसकी जो पोस्चर है वो मेंटेन रहता है। उससे आपका बॉडी की सॉर्ट ऑफ इमेज भी ठीक रहता है, आपका साइकोलॉजिकल इनपुट भी ठीक है। अगर बॉडी इमेज आपका ठीक है तो आपका जो साइकोलॉजिकल मेकअप भी ठीक रहेगा। अगर आपने रिपीटेड प्रेगनेंसी पहले भी वो हुई तो उसके बाद होती रही तो वो कुमुलेटिव प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है ज़रूर, मगर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। आपने साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट की बात की तो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि जो जैसे अब मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अवेयरनेस भी है, पता भी चल गया है कि अब स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सारा चीज़ें अब पता हैं, तो क्या इन सब जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं इनका कोई इम्पैक्ट होता है आपकी बोन हेल्थ पे? डायरेक्ट नहीं है मगर इनडायरेक्ट डेफिनेटली है। देखें, अगर आप डिप्रेशन है, एंजाइटी है, न्यूरोसिस है, आपका सारा आउटलुक चेंज हो जाता है टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स योर हेल्थ। आपकी जो थोड़ी बहुत जो दर्द है वो बड़ी एग्जैजरेट हो के आपको फील होती है। तो जब आपकी इट्स मेनली परसेप्शन इधर ही है ना। अगर आपको परसीव ही गलत कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल या अदर न्यूरोलॉजिकल न्यूरोसाइकोटिक प्रॉब्लम्स, तो उसमें ये फिर वो परसेप्शन गलत होगी तो आप जो मर्जी देते रहें फिर वो ठीक नहीं होगा। फिर दूसरा, अगर इतनी वो न्यूरोसिस या डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल इलनेस बढ़ गई है कि आपको उसके लिए मेडिकेशन देनी पड़ती है, तो इन किस्म के मरीज़ों को अगर आप देखें तो वो एक तो वो सारा दिन लेटे रहते हैं। फिर दूसरा जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स है मेनली सेडेटिव एलिमेंट होता है उसके अंदर, वो दवाई खाई, बंदा सो गया, रिलैक्स किया और अल्लाह अल्लाह खैर सब। सो दवाइयाँ डायरेक्ट भी आपकी जो बोन हेल्थ को असर करती हैं, जितनी साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं ये सब करती हैं। इसमें हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है, टूट जल्दी है, इनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहती। दूसरा, अगर आप सारा दिन दवाई खा के लेटे रहते हैं तो एक तो वेट गेन होता है, दूसरा आपकी जो मसल साइज़ और उसकी स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है, और तीसरा आपकी ऑस्टियोपोरोसिस जो नहीं होनी वो यंग एज में ही शुरू हो जाती है और हड्डियाँ आपकी नरम हो जाती हैं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ड्रग्स बट आल्सो बिकॉज ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड लैक ऑफ और लिमिटेड एक्टिविटी। तो एज सच परसेप्शन जो आपकी जो है वो डिस्टॉर्टेड होती है साइकोलॉजिकल स्टेट में, तो इसकी वजह से आपका जो थोड़ी बहुत ही तकलीफ है आपको बहुत ज़्यादा लगती है और आपका रिस्पॉन्स भी इसी तरह डिस्टॉर्टेड होता है। बिल्कुल वही बात ना कि पॉजिटिव आउटलुक बेसिकली होना चाहिए। पॉजिटिव आउटलुक, आप आउटलुक पॉजिटिव रखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, तो खाना पीना जो भी मिलता है वो खाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जिस हाल में भी रखा हुआ है आपको उसी में शुक्र हो। आप खुदा का ग्रेटिट्यूड, दाएं बाएं आपके जो लोग हैं उनका भी शुक्रगुजार हों। वालिदैन है उनका तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी हम हैं उन्हीं की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। सर्जरीज़ की बात कर लेते हैं कि जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है बेसिकली वो कितनी सेफ़ है और रिकवरी के चांसेस कितने हैं और कितना अरसा लगता है रिकवर होने में? देखें, नी रिप्लेसमेंट जब आप जोड़ ख़राब हो जाता है फॉर एनी रीज़न, चाहे एज रिलेटेड चेंजेस हैं या जो बीमारियां जो हैं डिफरेंट किस्म की उसमें है, जो ज़्यादातर वो होते हैं कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहते हैं जी, विच इज़ एज रिलेटेड वेयर एंड टियर चेंजेस हैं, उसमें आप अपना जोड़ बदल देते हैं। सबसे ज़्यादा फिर वही बात आ जाती है कि एक्टिविटी, अगर आपको घुटने बदलने के बाद अगले दिन हम तो खड़ा कर देते हैं, चलाना फिराना, कमरे में चक्कर 2-3 लगा देते हैं ताकि मरीज की कॉन्फिडेंस भी बहाल हो जाए, और दूसरा वो उसे पता चल जाए कि मैं खड़ा हो गया, मैं ठीक है। और दूसरा जो है, अगर वो लेटा रहेगा
तो वो इतनी सर्जरी जो भी नी रिप्लेस के दरमियान होती है उसमें सारा टिश्यू फिर स्टिफ हो जाएगा। फिर आप उसको फिर नरम करने के लिए एक्सरसाइज कराएं तो वो दर्द भी होगी उसमें और उसमें प्रॉब्लम भी होगी। अगर मरीज़ पहले दिन से चले फिरे और चलता फिरता रहे, अपनी एक्सरसाइज प्लान जो डॉक्टर ने या फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया है उसके मुताबिक करता रहे तो वो जल्द ही मूवमेंट रीगेन कर लेता है। आमतौर पे 2-3 हफ्ते में 90 डिग्री तक मूवमेंट आ जाती है। उसके ऊपर उससे आगे जो है वो मरीज़ की अपनी सलाहियत होती है, अपनी विल होती है, अपनी उसकी कह लें कि मोटिवेशन होती है कि जिसमें वो करता है। अगर पेशेंट ने ऑपरेशन से पहले भी अगर पट्टे मजबूत रखें, जो उनको एक्सरसाइज हम बताते हैं कि जी आप इनको मजबूत हालत में रखें, बेहतर हालत में रखें, तो वो ठीक है। बीमारी की वजह से बाज़ नहीं होता मुमकिन, मगर एक दफ़ा जोड़ बदल दिया जाए तो उसके बाद उनको जैसे ही वो चलाना फिराना शुरू करते हैं, इनकी एक्टिविटी दिन ब दिन बढ़ाते रहना चाहिए। प्रॉब्लम मेरे ख्याल में आती है जब वो घर जाते हैं। घर जाके वो जो इर्द गिर्द जो रिश्तेदार चीदा मीदा जो कि जी दुनिया अड्डा लम्बा चौड़ा ऑपरेशन कराया तो तू अल्ले तुर पई है, डॉक्टर की पता। हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ, हालांकि वही होता है कि अगर आप चलें फिरें ऑपरेशन के बाद तो आपके पट्टे नरम रहेंगे, मजबूत रहेंगे, आपकी प्रॉपर रिसेप्टिव सेंसेशन वापस आ जाएगी और आप बेहतर हालत में रहेंगे। अगर आप लेटे रहेंगे, चलें फिरेंगे नहीं, तो वो जोड़ दोबारा स्टिफ हो जाएगा। फिर इसको दोबारा मोबाइल करने के लिए एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मरीज़ को साइकोलॉजिकल भी, फिज़िकल भी, सारी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मेरे ख्याल में जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि ये तो बाद चो बड़ी दर्द होती है लम्बा बड़ा। हालांकि कोई आराम नहीं करना पड़ता, आप अगले दिन चलाएं फिराएं और उसकी ठीक है जब तक हीलिंग नहीं हो जाती बेहतर, उस वक्त तक प्रोटेक्टेड मोबिलिटी हो, मगर मोबिलिटी रखेंगे तो ठीक रहेंगे। बिल्कुल, बेशक हर हालत में मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम होम रेमेडीज़ की तरफ चले जाते हैं, हम घरेलू टोटके आजमा रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि व्हेन यू शुड विजिट अ ऑर्थोपेडिक सर्जन? देखें, एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपको थोड़ी बहुत दर्द हो, अगर दर्द की दवाई से या वक्त से 2-4 दिनों में, हफ्ता में नहीं बेहतर हो, फिर भी डॉक्टर के जाना चाहिए। या अगर आपकी जो दर्द है कमर में है, उसके साथ आपका टांग सोनी शुरू हो गई, सनसनाहट शुरू हुई, पिंस एंड नीडल शुरू हो गई, या आपका कोई टांग का हिस्सा या हाथ का कोई गर्दन की सूरत में कमज़ोर हो जाता है, आपको फील नहीं सही होता और आपके काम करने में कोई मुश्किल है, तो आपको बजाय कि आप कि जी पट्ठे की कमज़ोरी हो गई या नसां की कमज़ोरी, दिस इज़ ऑल लेमैन टर्मिनोलॉजी विच डजंट मीन एनीथिंग। आप बजाय के घर में ही पैरासीटामोल देने के या कोई और कोई घरेलू टोटके रेमेडी करने के आप चले जाएं, एक दफ़ा दिखा दें, आपके कुछ ज़रूरी टेस्ट हो जाएं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले पकड़ी जा सकती हैं, उनका इलाज बेहतर हो सकता है और उसका आउटकम भी बेहतर होता है। अगर आपको डिले करेंगे कि जी नहीं वो पहले ये खाओ वो खाओ, फिर जब तक हालात ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, उस वक्त तक फिर बीमारी कई सूरत हाल में बहुत एडवांस हो गई होती, फिर उसके मुताबिक उसका इलाज भी मुख्तलिफ होता है, प्रोग्नोसिस भी मुख्तलिफ होती है, उसका आउटकम डिफरेंट होता है। तो लोग समझते नहीं इन चीज़ों को कि ये वेले दी नमाज ते कवेले दी टक्कर। दूसरा, मेरे ख्याल में लोग जो बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी दिखाएं किसी को, डायग्नोसिस सही होगी तो इलाज भी सही होगा। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है, कई मरीज़ मेरे आते हैं, मगर पिछले दिनों भी रोज़ तकरीबन आते हैं कि जी दर्द है कमर की, वो आहिस्ता आहिस्ती था, वो गई नहीं, वो तो पैराडोल खाते रहे, वो कभी सेक कर लिया, मगर जब आए तो वो उनको कहे जी ये टेस्ट कराना, और जी MRI कराना, और जी होते मरीज़ से अंदर पता नहीं की हो जाएगा। उनको समझाया भी कि इससे बेहतरीन टेस्ट है, हर चीज़ है उसके अंदर, MRI मशीन के अंदर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कुछ लोगों को क्लास्ट्रोफोबिया होता है कि जो एक बंद स्पेस के अंदर डरते हैं, आप उसके साथ बैठ जाएं, अटेंडेंट उसके, तो वो नहीं होता। मगर एक इससे आपकी हो जाती है, डायग्नोसिस हो जाती है, आपको मरीज़ के इलाज मुआवजे में
मदद मिल जाती है, आपको तशख़ीस करने में मदद है, और तशख़ीस अगर सही हो, बर वक़्त हो, तो इलाज भी सही होगा। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि जी मैं ए नहीं कराना, वो नहीं कराना, और ये दवाई ऐसी खा लें, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं मरीज़ जो भी आता है उसको अगर मैं समझता हूँ कि इसका इलाज ऑपरेशन है, उनको बता देता हूँ कि जी ये आपकी इलाज है, मगर अभी जो अग्री करेंगे तो इलाज आगे जो भी इसका ज़रूरी है एप्रोप्रिएट इलाज वो करना होगा। मगर अगर कुछ दवाइयाँ अभी मैंने लिखी, मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये इलाज नहीं है जो मैंने दवाइयाँ लिखी, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है। तो उनको उनकी ज़बान में ही समझा देता हूँ कि ताकि उनको समझ आए कि ये ना हो। अंग्रेज़ी उर्दू में कम यूज़ करता हूँ, उनकी मेजॉरिटी को समझ नहीं आती, तो वो आपका गलत समझते हैं कई दफ़ा। उनको उनकी अपनी ज़बान में समझा दें कि जी ये इलाज, ये आपकी तशख़ीस, और आपकी तशख़ीस होने के लिए ये टेस्ट ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर तशख़ीस होगी सही, आपका इलाज भी सही होगा। तो उसमें बिल्कुल अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है आई गेस। जितना जल्दी पता चल जाए और उस तभी फ़ौरन ही चेक करा लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, जब भी आपकी जो सिम्टम आपके सही नहीं हैं, जो आपकी किसी वजह से आपको चलने में, काम करने में रुकावट डाल रहे हैं, या ऐसी अलामात हैं जो होनी नहीं चाहिए, नहीं होती आम हालात में, तो इंस्टेड ऑफ कि आप बैठे रहें और कोई दर्द की दवाई या कोई और कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहें, तो वो लेकिन यहाँ पे ये इशू है ना कि सेल्फ डायग्नोस कर लेते हैं, या फिर हाँ, किसी ने आके कुछ कह दिया तो ये शुरू कर दो, वो तो बस वो शुरू कर दिया, फिर जब एक्सट्रीम हो गया फिर जाते हैं डॉक्टर के पास। सियाने बड़े हैं, क्योंकि घर के अंदर भी सियाने हैं, हाँ जी, और घर के बाहर भी सियाने हैं। हाँ एग्जैक्टली, बाहर जाके भी डॉक्टर को समझा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल कि जी वो उनको ये कहो कि जी ये आपका ये इलाज है, कहते अच्छा, हाँ जी, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? हाँ जी, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ। मैं को डॉक्टर तो नहीं है, कहते नहीं। नहीं, बहुत कॉमन चीज़ है। ये बड़ी कॉमन सी होती है कि आप एक नॉन प्रोफेशनल ओपिनियन को देते हैं इम्पोर्टेंस जी, और प्रोफेशनल ओपिनियन को आप इतनी वक़्त देते भी हैं मेजॉरिटी, मगर वो जब वो उनको आते हैं फिर वो बहुत देर हो चुकी होती है कई दफ़ा। और हमारे यहाँ तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि मेजॉरिटी अगर आप उसको शुरू में पकड़ लें तो वो ठीक हो जाते हैं, फिर अगर वो एडवांस हो जाएं तो उसकी उतनी प्रॉब्लम्स, उतनी हर चीज़ होती है। जैसे अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा जोड़ों का मसला बढ़ जाता है, तो ये एक तो सर्दियों में क्यों बढ़ता है और इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या किया जाए? देखें, ये जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम किसी हद तक आपका टेम्परेचर रिलेटेड भी है। जी जी, अगर कोई एबनॉर्मल स्टिमुलस है जो पेन का मूजब बन रहा है, जैसे कि जोड़ ख़राब हैं, गर्दन ख़राब है, जो वेयर एंड टेयर है, कमर में भी दर्द है, अगर आप डायरेक्ट ठंड के साथ होता है ये कि इनके जो रिसेप्टर्स हैं, जो पेन रिसेप्टर जिसे कहते हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं जल्दी। दे आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो होगा तो वो ट्रिगर होंगे, अगर वो टेम्परेचर थोड़ा सा ऑन हायर साइड होगा तो वो उसमें वो ट्रिगर नहीं होते, जिसकी वजह से पेन जनरेट नहीं होते, मसल रिलैक्स रहते हैं। अगर आपका जो वो जो पेन जो है सेंसर वो ट्रिगर करते हैं मसल के अंदर या जोड़ के अंदर या जोड़ के इर्द गिर्द जो कैप्सूल होता है उसके अंदर, तो आपको वो दर्द शुरू हो जाएगी सर्दी के अंदर। आप देखें एसी के आगे बैठ जाएं, अगर आपको जोड़ों की दर्द है तो एसी के आगे वो ट्रिगर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी, आपको कंबल लेना पड़ना या आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप रात को भी अगर एसी ऑन करके सोते हैं तो जिन को जोड़ों की दर्द वगैरह ये होती है या कहीं चोट लगने से भी दर्द होती है तो वो ठंड से ज़्यादा हो जाएगी जी। तो उसमें आप उसको कंबल के ज़रिए या किसी और कपड़े के ज़रिए थोड़ा सा उसको वार्म रखें। सिमिलरली अगर आप जोड़ों की दर्द है, अगर आप ठंडे कमरे में बैठें और आप गर्म कमरे की तरफ आए जहाँ एसी नहीं है या धूप है तो वो एकदम बेहतर हो जाता है और पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। ये टेम्परेचर के साथ कैप्सूल और मसल्स वगैरह में जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो ट्रिगर होते हैं और उसकी जो सपलनेस है जोड़ों की वो भी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। ठंड में वो थोड़ा सा कम सपल होगा,
और गर्मियों में या गर्म टेम्परेचर में थोड़ा सा वो प्लाएबल और मोर सपल होगा। बेसिकली सर्दियों में क्या किया जाए, मतलब बेसिक कुछ भी नहीं, आप अपने आप को एक्टिव रखें, एक्टिव रखेंगे वो मूवमेंट से भी वो आपका सपल रहेगा तो आप ठीक रहेंगे। तो अगर जोड़ों की तकलीफ़ है तो आप सामने ना बैठें इसी के, अपने आप को अगर बैठना है सोना है तो अपनी जोड़ों को थोड़ा सा वार्म रखें, उसके ऊपर कंबल छोटा सा डाल लें जो उसी घुटने के ऊपर ही रहे, तो वो ठीक रहेगा। मगर ये सारी चीज़ें करने के बाद ये मेक श्योर कि आपके जो जोड़ों के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें डायबिटीज़ के साथ आपकी जो पेन सेंसेशन वगैरह और सारी चीज़ें अल्टर हो जाती हैं क्योंकि नर्व ख़राब होती हैं। उसके अंदर जलन वगैरह, पिन्स एंड नीडल्स वगैरह या पैरासीजर्स होते हैं या और कोई चीज़ें होती हैं, तो वो आप उनको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। सिमिलरली वेस्कुलर एलिमेंट जो है, आपके जो सर्कुलेशन कई मर्द और ख़वातीन में ठीक नहीं है, उससे भी आपका टेम्परेचर वेरी करता है, जो इर्द गिर्द के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़रूर मुतासर होता है। तो बाकी चीज़ों का भी, बाकी बीमारियों के अपार्ट फ्रॉम जोड़ों की दर्द के वो ख्याल रखना चाहिए। और डायबिटीज़ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, एवरी अदर पर्सन इज़ डायबिटिक, और डायबिटीज़ का रेशो बढ़ता ही जा रहा है। उसकी वजह हमारा एक तो जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि हम रिश्तेदारों में शादी ज़्यादा करते हैं, इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा, तो वो जो बीमारी नहीं होनी होती वो हम खुद ही इनवाइट करते हैं। बिल्कुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात की है आपने। आई गेस कंक्लूड करेंगे तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एडवाइस या टिप्स देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि अपने आप को एक्टिव रखें, चलें फिरें। कोई सीडेंटरी, मैं ये नहीं कहता कि जाके हर को बंदा जाके जिम ज्वाइन करे, नहीं, मगर आप डेली एक्टिविटीज़ में अपने आप को मोबाइल एक्टिव, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखें कि सारा दिन आप सोफे पे बेड पे लेटे हैं और वहीं से रिमोट पे काम हो रही है, रिमोट पे चीज़ें हो रही, नहीं, अपने आप को एक्टिव रखें। खुराक अपनी इतनी रखें कि जितनी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट या एक्सेसिव लिपिड्स वगैरह या घी शी इस किस्म की चीज़ें ना इस्तेमाल करें। प्रोटीन करें, और प्रोटीन के साथ आपका दूध और दही और कैल्शियम वाली चीज़ें जो है वो अपनी मुतनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें। और जैसा कहा है कि एक्टिविटी बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आप एक्टिव रहेंगे, मसल ठीक रहेंगे, मसल बोन के ऊपर असरअंदाज होते हैं, उसकी वजह से वो हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं। और इसी तरह जोड़ अगर चलते फिरते रहेंगे और आपके जोड़ भी ठीक रहेंगे। सो मेरे ख्याल में मोशन इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ मोशन। इसी किस्म की बात ये है कि आप एक्टिव रहेंगी तो आप सेहतमंद रहेंगे, और ज़िंदगी तभी है कि आप चलें फिरेंगी तो आप ठीक ठाक रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही ग्रेट टिप्स आपने शेयर किए हैं। बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट बहुत इम्पैक्ट करती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पैक्ट करती है ओवरऑल बोन हेल्थ पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, और आपने इतना अपना कीमती नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। आई गेस हमारी ऑडियंस ज़रूर कनेक्ट करेगी और कुछ ना कुछ ज़रूर उन्हें सीखने को मिलेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।